क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए जेनेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा बेटा? हमने पिछले 6 लेक्चर में हमने काफी कुछ देखा, मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा हमने, और लेक्चर नंबर 6 में हमने जो है मेंडलिज्म के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस को हमने जो है वो सॉल्व किया। हमने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको एक शीट भी अपलोड किया हुआ है, उस शीट को भी ध्यान से बेटा देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। मैं एक एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे डीपीएस के अंदर, तो मैं उसका भी एक सेपरेट लेक्चर जो है अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा जेनेटिक्स का, जिससे कि आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाए आपकी वो, ठीक है। लेकिन अभी कोई भी लेक्चर बेटा मिस नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को जो कराया गया उसको दोबारा एक बार करके खुद से देखना है, समझ गए ना? ठीक है, चलिए तो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को, कि डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है, ठीक। और ये जो डोमिनेंस की फिनोमिना के पीछे का फैक्ट क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस जेनेटिक्स। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मेंडलिज्म के आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, और हम मेंडल के बारे में सब कुछ जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किया था, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कैसे हुआ था, मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है, और मेंडल को क्यों सक्सेस मिली, मटर के पौधे का क्या सिग्निफिकेंस था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, एलिल्स क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रेसिव क्या होता है, हेमीजाइगस क्या होता है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है, और इन सब क्रॉस से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं और कैसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, पिछली क्लास में हमने अच्छे से देखा हुआ है। मुझे मालूम है कि मेरे कमांडो दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्होंने उन एमसीक्यूज को दोबारा से प्रैक्टिस कर कर भी देखा है, हाँ ना? मेरा मतलब ये बताना पड़ेगा आपको कि जो मेरा यकीन है आप पर वो सही है ना, कहीं मैं व्यर्थ का यकीन तो नहीं कर रहा हूं। यस, मेरा यकीन सही, आपने सिर हिलाया मतलब मैं समझ गया बात की, यू आर राइट, ठीक है, मतलब आपने कहा सर यू आर राइट, ठीक है ना। हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया, सुन लिया मैंने कि आपने प्रैक्टिस किया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपने फिर आपका जेनेटिक्स का टेस्ट हुआ, टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चन आए, वो भी आपने बेटा प्रैक्टिस किए ना आपने, और आपको देखा होगा कि लेक्चर को सुनने के बाद उन क्वेश्चन को दोबारा लगाएंगे तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई बार क्वेश्चन पहली बार में नहीं बनता है, दोबारा आप कोशिश करेंगे तो बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तक हमने जो है वो मेंडलिज्म के बारे में बात किया। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म पर बात करेंगे, उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जहां पर मेंडल के नियम लागू नहीं होते पर जेनेटिक्स का वो हिस्सा है। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि अनुवांशिकी में क्या शामिल है, मैंने कहा कि जो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन के वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन ही तो अनुवांशिकी है, एंड जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। क्लियर? चलिए, तो हमारी जेनेटिक्स की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस कहानी में हम काफी आगे तक निकल चुके हैं। हमने जो है वो देख लिया है कि मेंडल ने क्या बताया, क्या। अब हम थोड़ा सा ये बात कर समझेंगे, क्या मेंडल ने जो कुछ बतलाया था वो चीजें एक्चुअली में सेल में किस लेवल पर घटित हो रही हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, वहां पर जो सेग्रीगेशन है वो कहां देखने मिलता है आपको? मियोसिस के दौरान आपको जो है वो एनाफेज सेकंड में देखने मिलता है, जब कैरेक्टर सेग्रीगेट करते हैं। मैंने ये भी आपसे कहा था कि जो मेंडलिज्म है उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं बेटा? हम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में करते हैं, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तब कैरेक्टर अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं। इसलिए याद है आपको, हमने कहा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमने कहा था कि सबसे कम अपवाद इसके हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एक्सेप्शन जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हैं, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स एंड लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। याद आया? अरे कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, थोड़े दिन पहले की बात है ना, हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़े हुए हैं।
आपको बता दूं, मैं अभी हाल ही में मैं ना जो है दिवाली के आसपास में सागर गया, भोपाल गया। तो भोपाल से थोड़ा दूरी पे एक जिला है सागर के, बड़ा थोड़ा सा विलेज टाइप का है। वहां पर जब मैं थोड़ा बाहर घूमा, लोगों से जो है वो जब वहां का मार्केट में गया, वहां लोकल में मैंने इंटरेक्ट किया, तो मैंने देखा कई सारे कमांडो मुझे सागर से मिले, ठीक है, जो मुझे पहचान गए, जिन्होंने मुझे बताया कि सर हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे के। और रियली में वो ऐसा पिछड़ा हुआ सा एरिया है कि यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं है। मतलब मैं बॉम्बे, अब चूंकि हो सकता है मैं बॉम्बे से वहां देख रहा था इसलिए मुझे ऐसा लगा होगा, लेकिन तब भी जो है वो कई ऐसे डीप इंटीरियर विलेजेस हैं, यहाँ पर हमारे कमांडोज बैठकर पढ़ रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और ये ईश्वर की कृपा है कि आप जैसे अच्छे स्टूडेंट जो है वो दुनिया में कहीं भी, किसी भी कोने में कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो वही सफल होंगे। मतलब आपको बता दूं मैं कि हीरा कहां से निकलता है इस बात का ज्यादा मान नहीं है, पर हीरा हीरा होता है। यानी हीरा जो है वो जमीन से निकले, गांव में निकले, कहीं निकले के हीरा है, हीरा है। रॉ डायमंड को तराशने का काम मुझे मिला है, और इसलिए मेरे प्यारे डायमंड्स जमकर मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे हमने देखा था बेटा पिछली क्लासेस में कि जो है वो टेस्ट कॉस्ट क्या होता है। टेस्ट कॉस्ट से हम पता लगा लेते हैं कि दिए गए प्लांट का जीनोटाइप क्या है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, हमें टेस्ट कॉस्ट से मालूम चल जाता है। याद है को, इसलिए इसको हमने टेस्ट क्रॉस कहा था। टेस्ट कॉस्ट इज एक्चुअली टाइप ऑफ बैक क्रॉस, जिसमें कि हम जो है अननोन प्लांट को हम जो है अननोन डोमिनेंट प्लांट को, फिनोटाइप वाले प्लांट को हम रेसिव करेक्टर से हम जो है इसको क्रॉस कराते हैं। तो मैंने कहा टॉल प्लांट दे रखा है, अब वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है पता लगाना है, आप उसको डॉर्फ प्लांट से क्रॉस करा दीजिए। यदि 1:1 मिलेगा तो वो हेटेरोजाइगस टॉल है, यदि सारे टॉल मिलेंगे मतलब वो होमोजाइगस टॉल है। ठीक है ना, क्लियर। फिर मैंने आपसे कहा था बेटा कि मेंडल के जो भी वर्क है, मेंडल का जो मेंडलियन कैरेक्टर जो है वो अपने आप को सेग्रीगेट कब करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था म्यूसिस के दौरान हमको देखने मिलता है। तो अब देखिए ध्यान से कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग हो रहे हैं। दिस इज नोन एज दी सेग्रीगेशन। इसको बोलते हैं बेटा हम सेग्रीगेशन बोलते हैं, पृथक्करण कहते हैं ना, ठीक है। और ये सेग्रीगेशन कब हो रहा है, याद रखना, मेरी बात बड़े ध्यान सुना। जब आप मेंडलियंस की बात करते ना, जब आप मेंडल के नियमों की बात करते ना, तो प्लीज फॉरगेट क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको म्यूटेशन की बात भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको लिंकेज की बात भी नहीं करना है आपको। ये तीनों की तीनों चीजों की बात आपको नहीं करनी है। जब आप मेंडलियंस की बात करेंगे आप ये मानेंगे जो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये मेंडलियंस का आधार है, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए से अलग हुआ, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा देखो म्यूसिस फर्स्ट हुआ, तो हमने क्या कहा, हमने कहा आपसे कि एनाफ जो है वो मैंने एनाफेस सेकंड बोल दिया था पहले, एनाफेस फर्स्ट, दैट इज करेक्ट कर देता हूं। यानी जो कैरेक्टर का सेग्रीगेशन है वो कब होता है बेटा, वो एनाफेस सेकंड एनाफेस फर्स्ट में होता है। गलती से मुझसे पहले एनाफेस सेकंड निकल गया था, दैट इज एनाफेस फर्स्ट, ठीक है ना, क्लियर। एंड कैपिटल, क्योंकि देखो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आमने सामने कब अरेंज होते हैं, वो एनाफेस फर्स्ट में आमने सामने अरेंज होते हैं, ठीक है ना। मेटाफेस फर्स्ट में आमने सामने अरेंज होते हैं, एनाफेस फर्स्ट में उनको खींचते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होता है, वो एनाफेस फर्स्ट में होता है। तो मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब होता है, वो एनाफेस फर्स्ट में होता है, क्लियर, ठीक है, नॉट सेकंड, एनाफेस फर्स्ट, ठीक है। एक्सेप्ट मैंने बोलने में उससे गलती हो गया, तो मैंने क्या कहा बेटा कि एनाफेस फर्स्ट जो होता है उसमें मेंडेलियन कैरेक्टर अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनका सेग्रीगेशन एनाफेस फर्स्ट में हमको देखने मिलता है, क्लियर। देखिए आप, है ना, कि मेयोसिस फर्स्ट हुआ तो कैपिटल ए इसके स्मॉल ए से अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। जब मेयोसिस सेकंड हुआ तो वास्तव में क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं वहां पे, ठीक है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन है वो कब होता है, वो मेयोसिस फर्स्ट में होता है, क्लियर। फिर अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम पर जीन जिन स्थानों पर पाए जाते हैं उनको हम लोकस कहते हैं। याद है ना आपको कि जीन क्या होता है, जीन डीएनए का वो हिस्सा होता है जिसपे कोई पर्टिकुलर सूचना होती है, मैसेज लिखा होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, ऐसे जीन को हम डोमिनेंट जीन बोलेंगे जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्थाओं में एक्सप्रेस करता हो, ठीक है। अब जीन हमारी बॉडी में जोड़े में होते हैं, और जोड़े का एक जीन आता है मां से, एक आता है पिता से। जोड़े का एक जीन आता है मां से, एक आता है पिता से, बेटा के जीन जोड़े में होते हैं, के। तो मैंने कहा कि मदर से क्रोमोसोम आया ये वाला, फादर से क्रोमोसोम आया ये वाला, हमने कहा, ठीक है। अब एक जीन यहां पर है जो मदर से जीन, और उसी का होमोलोगस जीन जो है वो फादर के पास यहां पर प्रेजेंट के। मान लो मैंने कहा कि ये वाला जीन जो है वो कैपिटल टी है और ये वाला जीन स्मॉल टी है,
ठीक है, इमेजिन किया हमने समझने के लिए। तो मतलब ये कि कैपिटल टी कहां से आया, मदर से आया, स्मॉल टी कहां से आया, फादर से आया के। तो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जो जीन डोमिनेंट जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब चूंकि कैपिटल लेटर हमने शो किया है तो वो डोमिनेंट जीन होगा, वो तभी हमने कैपिटल लेटर उसके लिए इस्तेमाल किया है। क्लियर? तो क्या कहा मैंने कहा कि जीन जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, के पैर में होते हैं। तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो बेटा, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि एक गैमेट जो है वो फीमेल से आता है, एक गैमेट मेल से आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, एक सेट मदर से आया है, एक फादर से आया। तो क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का, क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का, दोनों एक जैसे, दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, एक पैर हो गया। क्रोमोसोम नंबर 2 फ्रॉम मदर, 2 फ्रॉम फादर के, यानी क्रोमोसोम नंबर 2 फ्रॉम मदर एंड 2 फ्रॉम फादर, दूसरा जोड़ा बन गया। क्रोमोसोम नंबर 3 फ्रॉम मदर एंड क्रोमोसोम नंबर 3 फ्रॉम फादर, तीसरा जोड़ा बन गया। ऐसे जोड़े बने होते हैं। ह्यूमंस की बात करेंगे तो 23 पेयर होगा। 23rd पेयर में थोड़ा सा फर्क है, यानी हो सकता है कि XX हो या XY हो। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम में अलग से बात करेंगे उसके बारे में हम। तो इसका मतलब ये कि होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है क्रोमोसोम का जोड़ा जिसका एक क्रोमोसोम आता है मदर से, एक फादर से आता है। दोनों सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फर्क केवल उनमें जीन्स का होता है, क्योंकि किसी में कोई जीन डोमिनेंट है, किसी में कोई दूसरा जीन डोमिनेंट है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहां पे आप देख रहे हैं आपके सामने जो है वो 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, है ना? ठीक है, इन 2 क्रोमोसोम में क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि एलिल फॉर पर्पल कलर के एक देखो दोनों क्रोमोसोम में सेम स्थान पर सेम टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट है, पर उसका प्रकटीकरण अलग अलग के। देखो बेटा, एलिल क्या होता है? मैंने आपसे कहा था कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन के अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक जीन है मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि एक जीन है लेंथ के लिए या फ्लावर के कलर के लिए एक जीन है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि लेंथ के लिए जीन है तो कैपिटल टी टॉलनेस का एलिल है, स्मॉल टी डॉर्फनेस का एलिल है। और फ्लावर कलर की बात की मैंने तो मैंने कहा कैपिटल पी पर्पल फ्लावर के लिए, स्मॉल पी व्हाइट फ्लावर का एलिल है। तो मतलब कैपिटल पी भी एक जीन है, स्मॉल पी भी एक जीन है, वो जीन के वैकल्पिक रूप है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है। ठीक है, जिनको हम एलिल कहते हैं। क्लियर? क्या लिखा? एलिल फॉर पर्पल फ्लावर, ठीक है, एलिल फॉर व्हाइट फ्लावर। अब चूंकि ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, तो जब दोनों क्रोमोसोम जोड़े में होंगे तो कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? पर्पल फ्लावर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और क्या होगा बेटा, जो फ्लावर दिखेगा इन दोनों इस पेयर से जो फ्लावर बनेगा वो कैसा बनेगा? पर्पल फ्लावर वाला जो फ्लावर बनेगा उसमें पर्पल कलर होगा उसके अंदर। ठीक है ना? तो क्या देख रहे हैं आप? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें आप देख रहे हैं फ्लावर कलर का जीन। लोकस देख रहे हैं आप? लोकस मतलब वे स्थान, क्रोमोसोम पर वे स्थान जहां पर जीन पाए जाते हैं उनको हम लोकस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोकस देख रहे हैं तो लोकस दिखाई दे रहा है आपको कि यहां पर जीन प्रेजेंट है किसका? फ्लावर कलर का। पर्पल के लिए जीन हो सकता है या व्हाइट के लिए होता है। ठीक है, जो जीन के अल्टरनेट फॉर्म है एलिल है, ये होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ध्यान के मेंडलियन कैरेक्टर देख रहे हैं आप कि ये देख रहे हैं आप कि क्रोमोसोम पर, याद रखिएगा जो मेंडल के जो कैरेक्टर हैं जब उनका अध्ययन किया गया तो बाद में ये मालूम चला कि जिस प्रकार मेंडल ने बताया था ना कि मेंडल के कारक अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, जिस प्रकार मेंडल के कारक, मेंडल के फैक्टर अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, वैसा पैटर्न आपको केवल और केवल गैमीट फॉर्मेशन के समय देखने मिलता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो मेंडल ने जिस प्रकार से फैक्टर का सेग्रीगेशन बतलाया था वैसे ही क्रोमोसोम अपने आप को सेग्रीगेट करते हुए दिखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि निश्चित तौर पर जो मेंडल के फैक्टर का सेग्रीगेशन, मेंडल कैरेक्टर का सेग्रीगेशन और क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, फिर इसका अध्ययन किया गया, तब जो है फिर उस मालूम चला कि असल में मेंडल के फैक्टर आज के जीन है। असल में मेंडल ने जिनको कारक कहा था, फैक्टर कहा था, वो जीन होते हैं और जीन क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम का भी सेग्रीगेशन जो है वो जीन के सेग्रीगेशन के समान होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं तो जीन सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्लियर? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक क्रोमोसोम पर तो कई सारे जीन होते हैं, तो इसका मतलब जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं तो सारे जीन सेग्रीगेट तो नहीं हो सकते, मतलब एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट सारे जीन एक अलग अलग नहीं हो सकते, वो एक साथ ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा, हम आगे लिंकेज पर बात करेंगे उसमें, तो अभी वहां मत सोचो, अभी जो बोल रहा हूं वो उस पर फोकस कीजिए अभी आप। ठीक है, अभी हम एक कैरेक्टर एक जीन की बात कर रहे हैं।
देखिए क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट में जो है प्रोफेस फर्स्ट के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम की पैरिंग होती है, जाइगोटिन अवस्था में पैरिंग करते आपको दिखाई पड़ते हैं, फिर मेटाफेस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को आमने सामने अरेंज करते हैं, फिर एनाफेस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम का जो है वो सेग्रीगेशन होता है। जब उनका सेग्रीगेशन होता है तो हम कहते हैं कैरेक्टर का भी सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। और ये कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कहां कब देखने मिलता है हमें, ये हमको एनाफेस फर्स्ट में हमको देखने मिलता है। क्लियर, ठीक। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास देखिए अब हमने ये क्या देख रहे हैं, हम ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, जब हमने जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए स्मॉल ए से क्रॉस किया, हमने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को हेटेरोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस किया, तो हमको क्या मिला, हमको जो है एक रेसेसिव मिला यहां पर, एक हमको होमोजाइगस डोमिनेंट मिला, एक रेसेसिव मिला, और दो हमको जो है वो पेरेंट के समान पेरेंटल कॉम्बिनेशन दो मिला हमें यहां पे, ठीक है। क्या शो करता है यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या शो करते हैं, ये कैरेक्टर के सेग्रीगेशन का सबूत है इस बात का। लेकिन अब चूंकि आप डोमिनेंट कैरेक्टर को देखकर अलग से तो पहचान नहीं पाएंगे, यानी कोई डोमिनेंट कैरेक्टर आप देखते हैं तो आप ये नहीं बता पाएंगे आप कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि वो एक समान दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप रेसिव कैरेक्टर को झट से पहचान जाएंगे, आप इसको आप झट से पहचान जाएंगे, कह रहे ये तो रेसिव कैरेक्टर है। तो ये कहां से आ गया, जब कैरेक्टर सेग्रीगेट किया तभी आया। तो ये सेग्रीगेशन को प्रूफ की पुष्टि करता है, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो वंशागति की गुणसूत्र अवधारणा बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, यानी ये सबसे अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया, इसका मतलब क्या है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, जो जीन होते हैं वे क्रोमोसोम पर या गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। क्या सबूत है इस बात का, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्यूसिस एंड फर्टिलाइजेशन अकाउंट फॉर द इनहेरिटेंस पैटर्न के। तो जैसे म्यूसिस होता है तो कैरेक्टर अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, वैसे क्रोमोसोम अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, फिर कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन बनता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वैसे ही म्यूसिस फर्टिलाइजेशन के दौरान क्रोमोसोम अपने आप क्रोमोसोम जो है वो एक दोनों गैमेट के जो कि न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और जो है कॉमन जो है वो जोड़ा फिर से एन और एन कंडीशन 2n में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर ड्यूरिंग द म्यूसिस एंड फर्टिलाइजेशन इस बात का सबूत है कि जैसे मेंडल के कैरेक्टर, जो मेंडल ने बताया था कि उसके फैक्टर क्या करते हैं, गैमेट बनते समय अलग हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन से फिर जोड़ा बना लेते हैं वो, तो और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो वही बिहेवियर हमको, वही व्यवहार हमको क्रोमोसोम का देखने मिला। इससे हमको शक हो गया, डाउट हो गया कि हो ना हो वो मेंडल के कारक क्रोमोसोम पर होते हैं, और वो शक सही निकला के क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते हैं ड्यूरिंग दी म्यूसिस, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले साइंटिस्ट थे वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉबेरी, ठीक है, इन 1902। वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। क्या बतलाता है बेटा, ये बतलाता है द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम was parallel to the behavior of genes. They used chromosome movement to explain the Mendel's law के। तो इन्होंने क्या किया, मेंडल के नियमों को समझाने के लिए जो है वो क्रोमोसोम के मूवमेंट का इन्होंने इस्तेमाल किया। क्लियर, ठीक। बॉबेरी ने अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट सी अर्चिन पे किए थे, याद रखिएगा कि बॉबेरी ने अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट सी अर्चिन पर भी किए थे। क्लियर, हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक बार फिर देखेंगे बाद में, जब हम लिंकेज पढ़ेंगे तब दोबारा बात करेंगे इस पे हम, ठीक है। तो अभी हम आते हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडल से, कि मेंडल के नियम से विचलन पर। मतलब ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जहां पर मेंडल के नियम लागू नहीं होते, जहां पर मेंडल की के अनुसार रेशो नहीं मिलता हमको, के जो मेंडल ने बताया था मोनोहाइब्रिड का रेशो, डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशो, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशो, तो वो नियमों का पालन यहां पर नहीं होता है। मेंडल के तीनों नियम जो होते हैं उनमें से किसी भी नियम का यदि पालन नहीं हो रहा है तो उस घटना को हम डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म कहते हैं, मेंडल के नियमों से विचलन कहते हैं। और इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला कैटेगरी है इनकंप्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा कैटेगरी है प्लियोट्रॉफी। तीसरा कैटेगरी है इंटरैक्शन ऑफ जीन्स, और चौथा कैटेगरी है लिंकेज, ठीक है। अब ये जो कैटेगराइजेशन है ना, ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन हमें समझने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे एनसीईआरटी में सीधा लिखा उन्होंने इनकंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, क्या। तो अभी हम जो है वो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि जेनेटिक्स में अब कई बच्चों का बोला सर वर्ड टू वर्ड आप एनसीईआरटी जेनेटिक्स में क्यों नहीं दिखा रहे हो हर जगह पे, क्योंकि बेटा वहां पे मोस्ट ऑफ द चैप्टर समझने का है। यहां पे जहां थ्योरेटिकल कंटेंट यहां पर चीजें हैं वहां पे हम एनसीईआरटी पूरा दिखा रहे हैं कि मैं पूरा 101% एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं, 101%, ठीक है, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी बात कर रहे हैं। लेकिन
कुछ जगह पर आपको वर्ड टू वर्ड जाना पड़ता है एनसीईआरटी में, कुछ जगह पे आपको उसके कॉन्सेप्ट को लेकर समझना होता है। तो यहां ये पूरा चैप्टर समझने का है, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, पीछे लिखा बाद में पढ़ रहा, पहले मेरी तरफ फोकस करो के। देखो बेटा, हमें इतना पता है कि मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग पेयर को उन्होंने चुना, कि उन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या बोलते हैं विपरीत लक्षणों के 7 जोड़ों को उन्होंने चुना। हर एक पेयर जो था उसमें 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि लेंथ ऑफ द प्लांट, तो टॉल था और ड्वार्फ था, लंबा या बोना। फ्लावर कलर पर्पल या व्हाइट या रेड या व्हाइट, क्लियर। फिर हमने कहा कि फ्लावर पोजीशन एक्सेल या टर्मिनल, सीड कलर येलो या ग्रीन, सीड शेप राउंड या रिंकल्ड, पोड कलर ग्रीन या येलो, पोड शेप इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। तो मतलब यह है कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे उसमें 2 क्लियर कट डिफरेंस था कि या 2 ही पॉसिबिलिटी थी कि या तो प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा। प्लांट ऐसा नहीं होगा कि जो इंटरमीडिएट लेंथ का हो, या तो डॉर्फ है टॉल हट के। फ्लावर या तो रेड होगा या व्हाइट होगा, फ्लावर पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, क्लियर। सीड जो है वो येलो होगा या ग्रीन होगा, सीड लाइट ग्रीन, लाइट येलो, डार्क येलो, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि मेंडल ने जो भी कैरेक्टर चुने थे उनमें क्लियर कट डिफरेंस था कि एक कैरेक्टर F1 में अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा था, और जो कैरेक्टर अपने आप को F1 में पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा था वो था डोमिनेंट कैरेक्टर, क्लियर। जो कैरेक्टर अपने आप को F1 में पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा था वो था डोमिनेंट कैरेक्टर। और मेंडल को कोई डाउट नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। यदि मिक्स कैरेक्टर होता तो कंफ्यूजन हो जाता। इसका मतलब यह हुआ कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेंडल ने 7 पेयर ही क्यों चुने। मेंडल ने कोई और दूसरे कैरेक्टर क्यों नहीं लिए, जैसे कि लीफ की लेंथ ऑफ लीफ ले लेते, पोड की लेंथ ले लेते, मटर की फली की लंबाई ले लेते, लीफ की लेंथ ले लेते, लीफ का नंबर ले लेते। बहुत सारे पॉसिबल कैरेक्टर है, क्यों नहीं लिए? क्योंकि मेंडल को लगा कि वो जो कैरेक्टर थे वो कैरेक्टर में कई सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन देखने मिल रहे थे। मतलब यह है कि कई जगह पर ऐसा था कि F1 में जो प्लांट के अब ऐसा देखो, मैं क्लियर कर दूं कि एज ए साइंटिस्ट यदि बात आप सोचेंगे खुद तो आपको लगेगा कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर एकदम से मन से नहीं सोच लिए थे उन्होंने कई सारे कैरेक्टर पर प्रयोग करके देखा होगा और उन्होंने लगा होगा कि ये 7 कैरेक्टर्स हैं जो सही से कोई मिक्सिंग नहीं होती इसमें, तो उन्होंने वो कैरेक्टर ले लिया। लेकिन मेंडल ने जिन कैरेक्टर को नहीं लिया उनका उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने कहा ये लेने से तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है, इसको नहीं लेते हम। मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सभी जीन डोमिनेंट पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं होते। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो F1 में जब आते हैं तो वो मिक्स कैरेक्टर शो करते हैं, पूरी तरीके से जो डोमिनेंस को शो नहीं करते हैं, उनका आंशिक डोमिनेंस होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो को डोमिनेंट होते हैं, दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप की बात करें हम, ए और बी जीन प्रेजेंट है, IA IB, तो AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा, दोनों एक्सप्रेस कर दिए अपने आप को। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. There are multiple possibilities. Clear? चलिए तो हमने क्या देखा यहां पे, नॉट ऑल अल्टरनेटिव एलिल आर फुली डोमिनेंट। एक बात समझ लीजिए अच्छे से, सभी अल्टरनेटिव एलिल पूरी तरीके से डोमिनेंट हो जरूरी नहीं है, कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सभी, देखो अब, लेकिन मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे वो पूरी तरीके से डोमिनेंट थे। लेकिन सभी जीवों में सभी जीन जो है वो सभी एलिल जो है पूरी तरीके से डोमिनेंट हो जरूरी नहीं है, कि या फुली रेसेसिव हो ये भी जरूरी नहीं है कि पूर्ण अप्रभावी हो। कई बार वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि IA और IB पढ़ा हुआ है हमने, इससे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, AB बनेगा। मतलब ये तो अब दोनों एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कोडोमिनेंस हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कोई एलिल पूरी तरीके से रेसिव नहीं होता है, कोई एलिल पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है।
सम पेयर ऑफ एलिल एग्जिबिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कुछ ऐसे एलिल होते हैं जो अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एलिल है कैपिटल आर रेड फ्लावर के लिए, एक एलिल है स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर के लिए। जब दोनों मिले F1 में कैपिटल आर स्मॉल आर, तो बनना चाहिए था रेड फ्लावर, लेकिन बन गया वो पिंक फ्लावर। मतलब यह है कि रेड वाला कैरेक्टर पूरी तरीके से व्हाइट वाले कैरेक्टर पर डोमिनेंट नहीं है, तभी तो व्हाइट भी मिक्स हो गया। जब रेड में व्हाइट मिक्स हुआ तो क्या बन गया, पिंक बन गया वो, मतलब पूर्णतः डोमिनेंट नहीं है वो कैरेक्टर। ठीक है, दे प्रोड्यूस ए हेटेरोजाइगोट फिनोटाइप दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ द होमोजाइगोट। ये रेड था, ये व्हाइट था, और इनका इंटरमीडिएट क्या हो गया, पिंक इज द इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस करते हैं। तो मतलब हेटेरोजाइगस आपको देख के समझ आएगा, जैसे आप देखोगे आपको दिखाई पड़ेगा जहां कहीं पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। आपने कहा रेड फ्लावर देखा आपने कहा ये तो कैपिटल आर है। आपने व्हाइट फ्लावर देखा, आपने कहा ये तो स्मॉल आर है। जब आपने देखा कि ये पिंक फ्लावर है तो आपने कहा अरे भाई बॉस ये पिंक इसलिए है कि उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आ गए, तो हेटेरोजाइगस हो गया। तो मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप हेटेरोजाइगस को आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। ठीक है, जिसका कॉमन नेम 4 o'clock प्लांट है। और इसके अलावा जो है फ्लावर कलर इन एंटीरेनम मैजस, स्नैपड्रैगन बोलते हैं इसको हम, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर बोलते हैं, जो उसका कॉमन नेम है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, बिल्कुल इनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं आपको, साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं, दोनों पूछे जाते हैं। इनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं आपको और साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं बेटा, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर बेटा, है ना? तो कॉमन नेम साइंटिफिक नेम दोनों आपको याद इसके होना चाहिए। ठीक, देखिए अब आपके सामने ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं 4 o'clock प्लांट को देख रहे हैं आप, यहां पे क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है ये, मैंने कहा आपसे हम एक काम करते हैं, इसको मेजर करते हैं। मैंने आपसे कहा ये क्या है बेटा, ये है रेड फ्लावर, ये है रेड फ्लावर। ठीक है, ये हम देख रहे हैं ये है व्हाइट फ्लावर, है ना बेटा? ठीक है, हमें रेड और व्हाइट फ्लावर जो है वो दिखाई दे रहा है हमको। क्लियर? ठीक है, हम इसमें रेड और व्हाइट फ्लावर को देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि रेड फ्लावर है व्हाइट फ्लावर। अब हमने क्या किया, रेड फ्लावर वाले प्लांट को हमने व्हाइट फ्लावर प्लांट से हमने क्रॉस कराया, तो हमें अगली पीढ़ी में क्या मिल रहा है, हमें अगली पीढ़ी में आपको दिखाई पड़ रहा है पिंक फ्लावर भी दिखाई पड़ रहा है आपको स्क्रीन पर। देखिए अब आप समझ गए बात को। आपने कहा सर रेड पूरी तरीके से व्हाइट पर डोमिनेंट नहीं है इसलिए पिंक फ्लावर होना, मतलब जो रेड दिखाई पड़ रहा है वो है कैपिटल आर, जो व्हाइट दिखाई पड़ रहा है वो है स्मॉल आर, और जो पिंक दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, वो है कैपिटल आर स्मॉल आर। हेटेरोजाइगस सब अलग से पहचान पा रहे हैं आप, है ना बेटा? क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, है ना? मतलब ये हुआ बेटा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा आपने, रेड फ्लावर वाले प्लांट को आपने क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर प्लांट से, लेकिन कहां पर बेटा, ये हम बात कर रहे हैं 4 o'clock प्लांट में, मिराबिलिस जलापा में, या हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन प्लांट में, है ना बेटा? है ना? तो जिस प्लांट नॉर्मल कंडीशन में आप हर कहीं नहीं इसको अप्लाई करना, जिन प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिलता वही बात कर रहे हैं हम। तो रेड फ्लावर को आपने व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस किया, कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्रॉस किया, तो F1 में क्या बनेगा, एक से कैपिटल आर गेमिट आएगा, दूसरे से स्मॉल आर गेमिट आएगा, F1 में कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। F1 जनरेशन कायदे में रेड फ्लावर वाली होना चाहिए था, लेकिन यहां पर सभी क्या मिले हमको, पिंक फ्लावर मिले, सारे पिंक फ्लावर मिले हमें। ठीक है, तो इसका मतलब F1 में जो करेक्टर है वो पूर्णतः डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। आपने F1 का सेल्फिंग कराया तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, चलिए F1 का सेल्फिंग करा के देखते हैं। हमने F1 का सेल्फिंग कराया तो क्या हुआ बेटा, F1 का सेल्फिंग कराया तो कैपिटल आर, जिससे हमने आपसे कहा कि F1 का हम सेल्फिंग कराए ना, तो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर को हमने कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस किया हमने। ठीक है, एक गेमिट कैपिटल आर बनेगा, एक गेमिट स्मॉल आर बनेगा, एक गेमिट कैपिटल आर बनेगा, एक स्मॉल आर बनेगा। आपने चेकर बोर्ड में 4 खाने बनाए। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो बताइए मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा? ठीक है, आप बोलोगे कायदे में मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 की सेल्फिंग कराने पर हमको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलता है, 3:1 मिलता है। लेकिन यहां पे 3:1 नहीं मिलेगा, एक रेड मिलेगा हमें, 2 हमको पिंक मिलेंगे हमें, और एक व्हाइट मिलेगा हमें। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला हमें, 1 रेड रेशियो 2 पिंक रेशियो 1
व्हाइट मिला। जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा हमें? 1:2:1, 1 कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर और 1 स्मॉल आर के। तो मतलब ये है इनकंप्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वही जीनोटाइपिक रेशियो है के। तो मतलब इनकंप्लीट डोमिनेंस में आपको मेंडल के अनुसार आप जो रेशियो आपको 3:1 मिलना चाहिए था, जो फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 मिलना चाहिए था, वो आपको 1:2:1 मिल रहा है। तो ये डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ? विचलन हुआ मेंडल के नियम से। किस किस का विचलन हुआ? मैंने आपसे कहा कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का विचलन है साफ साफ, कि हमको यहाँ पे F1 का फैक्टर जो है वो डोमिनेंट फैक्टर देखने हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा, कंप्लीट डोमिनेंट फैक्टर हमको देखने यहाँ पर नहीं मिल रहा, इसलिए इसको हमने इनकंप्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमने रेड और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट को क्रॉस कराया हमने, तो हमको क्या मिला? पिंक फ्लावर मिला। फिर हमने पिंक फ्लावर को सेल्फिंग कराया तो क्या मिला हमें? एक रेड मिला, 2 पिंक मिले और एक व्हाइट मिला। क्लियर? तो मतलब ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट। जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर 1 स्मॉल आर के। मतलब दोनों रेशियो हमको एक समान मिले, 1:2:1, 1:2:1 के। इसको हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। यहां पे कैरेक्टर मिक्स हो गया है एंड रेड और व्हाइट के मिलने पर पिंक बन गया, इसलिए इसको हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और बेस्ट एग्जांपल इसका है मिराबिलिस जलापा और एंटीराइडम मैजस। नाम याद रखिएगा इसका, ठीक है, भूलना नहीं। देखिए हम देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का इमेज देख रहे हैं हम। कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्रॉस किया हमने, गैमिट बना। F1 में कैपिटल आर स्मॉल आर सभी पिंक थे, हमने सेल्फिंग किया यहां पे, तो हमें एक कैपिटल आर मिला, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर मिले, एक स्मॉल आर मिला बेटा, है ना? ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकाला हमने कहा फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट। जीनोटाइपिक रेशियो 1 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर और 1 स्मॉल आर के। रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट स्नैपड्रैगन वेयर वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेट ओवर द अदर। ठीक है, ये एनसीईआरटी की भाषा में लिखा, एनसीईआरटी का इमेज देखा हमने। क्लियर? चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि दिमाग में बात उठना चाहिए कि भाई ये जो डोमिनेंस का फिनोमिना है ये पूरी तरह से समझ में नहीं आया हमको, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है उसका। सुनिए बात ध्यान से, यानी हमने क्या किया? हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पहले पढ़ लिया, कवर कर लिया हमने उसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम उसको कवर कर चुके हैं। अभी हमको ये समझना है कि जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसमें कुछ जीन डोमिनेंट है, कुछ जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, तो एक्चुअली वो जीन काम कैसे कर रहा है ना, क्या क्यों एलील बन जाते हैं, डोमिनेंस के पीछे क्या फिनोमिना छिपा हुआ है, डोमिनेंस के पीछे की कहानी क्या है, यानी पर्दे के पीछे कहानी क्या है, उसको जानना जरूरी है। चलिए, जैसे हम बात करते हैं सीड शेप की बात करें हम, तो सीड शेप में आप अच्छे जानते हैं कि मटर में आपको 2 तरह के सीड शेप देखने मिलते हैं गार्डन पी में आपको। एक तो होते हैं राउंड सीड, दूसरे होते हैं रिंकल सीड। आपको दिखाई पड़ रहा है इमेज में, आप देख रहे हो ये रिंकल सीड दिखाई पड़ रहे हैं, ये राउंड सीड दिखाई पड़ रहे हैं। आपको पता है मटर के पौधे में जो कैपिटल आर और स्मॉल आर जीन होते हैं, कैपिटल आर जीन इज फॉर द राउंड सीड, स्मॉल आर जीन फॉर द रिंकल सीड। कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट है, इसलिए F1 में आपको राउंड सीड देखने मिलते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा है हमने। अब ये जो जीन है कैपिटल आर स्मॉल, ये जीन कहां पर है? ये मटर के पौधे में पाइसम सेटाइमम में क्रोमोसोम नंबर 5 पर है। कहां है? क्रोमोसोम नंबर 5 पर ये जीन जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है, जिससे हमने कहा पे हमने कहा कैपिटल आर और स्मॉल आर जीन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट है। कैपिटल आर जीन है तो आप देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ रहा है राउंड सीड, आप देख रहे हो आपको दिखाई पड़ रहा है ये राउंड सीड, है ना बेटा? ठीक है, और स्मॉल आर है तो क्या दिखाई पड़ रहा है हमें? ये रिंकल सीड दिखाई पड़ रहा है। और इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि सीड राउंड क्यों और रिंकल क्यों, क्योंकि जो राउंड सीड इसलिए है क्योंकि उसके पास में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है, SBE है के, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम फर्स्ट एंड सेकंड के इसके पास वो है के। तो स्टार्च ब्रांचिंग जो एंजाइम होता है वो जो शुगर होती है उस शुगर का पॉलीमराइजेशन करता है, और पॉलीमराइजेशन करता है तो उससे स्टार्च के अंदर कई सारी ब्रांचेस बनते हैं, एमाइलोज एमाइलो पेक्टिन जुड़ के कई मल्टीपल ब्रांच वाला स्टार्च बनता है जो एक पर्टिकुलर शेप अटेंड करता है, राउंड रहता है सीड के। और जिसके पास स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता है उसमें स्टार्च के अंदर जो ब्रांचेस चेन होती है वो नहीं बन पाती उसमें, उसके चलते क्या होता है कि सीड जो है वो उसका प्रॉपर पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाने के कारण में सीड जो है वो रिंकल पड़ जाता है उसमें। ठीक है, देखते चलिए आगे। देखिए, तो हम राउंड एंड रिंकल सीड क्या होता है उसको देख रहे हैं स्क्रीन पर। फर्क इतना सा है कि राउंड सीड के पास में स्टार्च प्रॉपर अमाउंट में बना है,
जो पूरी शुगर बनी थी वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गई है और स्टार्च का अपना एक शेप होता है, उसने शेप दिया उसको, राउंड सीड बन गया। रिंकल में प्रॉब्लम यह है कि शुगर के कई कई जगह पे शुगर जो है कई कई जगह पर इकट्ठी हुई है, प्रॉपर स्टार्च नहीं बन पा रहा है, इसलिए वो वहां पर धसे हुए हिस्से दिख रहे हैं हमको, वहां पे हमको रिंकल्स दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? आप समझिए बात को। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा कि बेटा राउंड और रिंकल का फॉर्मूला देख रहे हैं आपके। प्रोड्यूसिंग द रिंकल पी आर नॉट जस्ट रिंकल दैट टेस्ट गुड टूथ के। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि आप दोनों सीड में, अब प्रैक्टिकल बात के, यदि आप राउंड सीड और रिंकल सीड दोनों को आप खाकर देखते हैं ना, तो यू विल फाइंड दैट कि जो रिंकल सीड है वो आपको अधिक स्वीट लगेगा खाने में के, अब खाते साथ ही मीठा लगेगा आपको, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं बन पाया कंप्लीट के, शुगर इकट्ठी बड़ी मात्रा में के। जैसे देखिए क्या है, कैपिटल आर एलील जो है वो स्टार्च ब्रांचिंग वन जीन जो है वो उसको वो है एक्चुअली में के, तो कैपिटल आर एलील जो है बेसिकली वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम वन का जीन है के, और स्मॉल आर जीन भी स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम वन का जीन है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जो कैपिटल आर जीन है वो कैपिटल आर जीन जो है ये दिस इज दी एक्चुअल वर्किंग जीन के वास्तव में काम कर रहा है, मतलब वाइल्ड हम बोलते हैं इसको, एक्चुअल वर्किंग जीन को वाइल्ड जीन बोलते हैं, जो ओरिजिनली प्रकृति में प्रेजेंट है, शुरू से नेचर में प्रेजेंट है, वो वर्किंग जीन है, वाइल्ड जीन है। ठीक है, जो इफेक्टिव काम कर रहा है वो डोमिनेंट जीन के। स्मॉल आर जीन कैसे बना? ये बना है म्यूटेशन के, देयर इज ए म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन हुआ होगा, कोई उत्परिवर्तन हुआ होगा, कोई रेडिएशन आया होगा या कोई केमिकल इफेक्ट रहा होगा कि कैपिटल आर जीन के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बदल गए और ये बन गया स्मॉल आर जीन बन गया। जब इसी वो स्मॉल आर जीन बना तो उसके अंदर कुछ सीक्वेंस बदला गए। अब कुछ सीक्वेंस बदलाने से जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बना उसके अंदर कुछ परिवर्तन आ गया। भाई जीन के अंदर सीक्वेंस बदल दोगे तो एमआरएनए का सीक्वेंस बदल जाएगा, एमआरएनए का सीक्वेंस बदल जाएगा तो प्रोटीन का सीक्वेंस बदल जाएगा, और प्रोटीन का सीक्वेंस बदल जाएगा तो एंजाइम भी बदल जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ कि स्मॉल आर जीन जो था उसके अंदर जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बना उसमें कुछ सीक्वेंस बदला गए हैं, और वो जो एंजाइम बनता है वो इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाता है। ये काम कर रहा है एंजाइम, इसका एंजाइम काम नहीं कर रहा है। दोनों एंजाइम को बना रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल आर जीन में म्यूटेशन हुआ, उससे स्मॉल आर जीन बना। इसका मतलब ये कि जो भी आपको अल्टरनेट एलील दिखाई पड़ते हैं, रेसेसिव एलील दिखाई पड़ते हैं, दे ऑल कम फ्रॉम द म्यूटेशन के। याद रखिए, प्रकृति में जो जीन बने थे ना नेचुरली वो वाइल्ड जीन थे, डोमिनेंट जीन थे। हम ऐसा मानते हैं, डोमिनेंट जीन को हम मानते हैं कि वो प्रकृति के अंदर बनने वाले वाइल्ड जीन थे, उनके अंदर म्यूटेशन होता चला गया, उससे अल्टरनेट फॉर्म एलील बनते चले गए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो कैपिटल आर जीन है उसके अंदर जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बना उसने क्या किया, उसने जो है वो इंटरमीडिएट शुगर जो होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इंटरमीडिएट शुगर को उसने एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट किया। जब एमाइलोपेक्टिन बना तो बाकायदा प्रॉपर ब्रांचिंग बन चुकी है यहाँ पे स्टार्च की, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन से प्रॉपर स्टार्च का शेप बना और उससे वो सीड राउंड हो गया अटके। जबकि रिंकल सीड में क्या हो रहा है? आप देख रहे हो कि स्मॉल आर एल से जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बन रहा है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, तो बड़ा सारा शुगर जो है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया है, और जो है बहुत थोड़ा अमाउंट उसका स्टार्च में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन स्टार्च के अंदर ब्रांचिंग नहीं हो पाई है क्योंकि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम काम नहीं कर रहा, नॉन फंक्शनिंग है वो, इसलिए वो एमाइलोपेक्टिन नहीं बना पाया के। भाई स्टार्च में दो तरह के होता है, एमाइलोज जो है वो नॉन अनब्रांच होता है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है के, तो एमाइलोपेक्टिन नहीं बन पाया, प्रॉपर ब्रांचिंग नहीं हो पाया यहाँ पे। उससे क्या हुआ कि सीड में हमको धब्बे जो है वो झुर्रियां दिखने लगी, रिंकल्स दिखने लगे हमें। ठीक है, देखिए बिल्कुल एकदम फंडा दिमाग में क्लियर रखिए बेटा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि यदि मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं ना तो उसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि यू शुड बी द मास्टर ऑफ जेनेटिक्स, आपको सब पता होना चाहिए बेटा के। तो हमने आपसे क्या कहा कि आप देख रहे हैं जीन देख रहे हैं यहाँ पे, तो जीन में मैंने कहा डोमिनेंट एलील जो है वो कैपिटल आर है, उसने एक्टिव एंजाइम को बनाया है, एक्टिव एंजाइम ने अनब्रांच स्टार्च को उसने ब्रांचेस वाले स्टार्च में कन्वर्ट किया है, और जो ब्रांच स्टार्च है वो सीड को रको राउंड बनाता है। जबकि रेसिव एलील जो है स्मॉल आर से जो एंजाइम बन रहा है वो इनएक्टिव एंजाइम है, और ये इनएक्टिव एंजाइम अनब्रांच स्टार्च को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो वो वैसा का वैसा स्टार्च अनब्रांच रहता है और उससे सीड क्या बनता है? रिंकल सीड बन जाता है। क्लियर? तो ये तो देखी कहानी हमने कि पर्दे के पीछे कहानी क्या चल रही है। यानी आप बोल रहे हो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, अरे भैया कैपिटल आर स्मॉल आर के पीछे क्या कहानी छुपी है वो अभी हमने देखी। क्लियर? ठीक है, चलिए अब लौट के आते हैं हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी पर, जो हमारा आपको बता दूं मैं कई सारे बच्चे बहुत सारा जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी भी मतलब मैं तो इतने सारे हार्ट कनेक्ट में इतने वीडियो डाले हुए हम लोगों ने कि इतना सारी चीजों का एक्सप्लेन किया हुआ है कि भैया प्रेम, मोहब्बत, इश्क, उन सबकी एक उम्र होती है।
ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है, हम फिल्म बहुत देखते हैं, हम लोग बहुत मूवी देखते हैं, हम लोग बहुत टीवी देखते हैं, हम लोग बहुत हम MTV देखते हैं, बहुत सारा हम जो है वो आजकल जैसे मूवी दिखाते हैं ना, तो हर आदमी सोचता है कि मैं कबीर सिंह के समान टैलेंटेड, स्पॉइल्ड, वैसा भी हो सकता हूं मटके। ऐसा नहीं होता है ना, वो कबीर सिंह फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में कोई ऐसा होगा ना तो वो एक नंबर का जो है वो समझ लीजिए कि उसको बोलेंगे बेवड़ा, बोलेंगे दारू पीने वाला, बोलेंगे कि उसको एडमिट कर देंगे लोग जाके, ऐसा नहीं होता के। तो एक्चुअली में लाइफ जो होती है, उस लाइफ में हर चीज जब बैलेंस में होती है तो ही वो फ्रूटफुल होती है। इम्बैलेंस जो होता है वो कहीं भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, याद रखना इस बात को। छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे मैं, यानी भगवान बुद्ध थे ना, उनको लोगों ने क्यों माना इतना? भगवान बुद्ध बोलते थे सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि के मतलब संतुलन में अपना कर्म कीजिए, संतुलन अपना विजन रखिए आपके, और हमेशा बेटरमेंट की ओर बढ़िए। अब मैं कहता हूं आपसे, इस जो प्रेम है वो एक बड़ी भारी फिनोमिना है ना, ऐसा है। मैं देखता हूं मैसेज कहीं, अभी मेरे को सरप्राइज ये हुआ कि कुछ एक मुझे पास मेल आया कहीं से, उसमें द एज ऑफ द बॉय इज 14 ईयर, 14 साल का लड़का है, लड़की की उम्र 10 साल है, 5वीं क्लास और 7वीं क्लास के बच्चे हैं। क्वेश्चन है प्रेम को लेके कि मतलब हमें अथाह मोहब्बत है, मतलब ऐसी मोहब्बत है समंदर से गहरी, आसमान से ऊंची, चांद तारे पर, 5वीं में और 7वीं में। ये क्या है? ये है फिल्म का कीड़ा, मूवीज का कीड़ा, ठीक है, बहुत अंदर तक चला गया। वो एंटी हेलमेंथिक दवाओं से कैसे भी कोई काम नहीं चलेगा, वो कीड़ा है, ठीक है। तो बचिए, है ना। अभी क्या, अभी हमारी मोहब्बत केवल ये सिंबल हटके ये दिखाई पड़ रहा है लोगों हटके, ये हमारी पहली मोहब्बत है, इससे ही प्यार होना चाहिए। और जब इससे प्यार होगा ना तो कई लोग आपको प्यार करने वाले भी जाएंगे, ठीक है। तो ये चिंता मत कीजिए इस बात की। तो मैं जो कह रहा हूं ना उसको दिमाग में रखिए बात को, कि असल में हमारा प्रेम जो है इस वक्त जो है वो हमारी NCERT की बुक्स है, और उसमें ही हमको सारी एनर्जी लगाना है, ठीक है। जैसी बुक दिखती है ना, बुक देख के मुस्कुरा दिया करो, ठीक है। जैसी बुक दिखती है ना, प्रेम से बुक को उठाया कीजिए, पढ़ा कीजिए उसको, है ना। जैसे हम किसी से मिलते हैं, सुनते हैं, जानते हैं क्या बोल रहा है, हम उसके एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं, इसके कंटेंट पे ध्यान दीजिए, इसके पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इसके डायग्राम को ध्यान दीजिए। ऐसा सोचिए आपकी हर पन्ना एक लेटर है जो लिखा आपके लिए लिखा गया है ना, ठीक है। अरे जब हमको प्रेम ही करना है ना भाई, हमको समझ में नहीं आ रही बात कि हमको सारे इतनी बार बोल चुके हैं कि भैया अभी पढ़ लो, लेकिन तब भी मन कर रहा है, तो इससे करते हैं प्रेम, है ना। चलो, है ना, आज से शुरू इससे ही करेंगे अब, है ना। और कैसा वाला करेंगे हम? वो कबीर सिंह वाला प्रेम करेंगे, एक तरफ हट के जमकर प्रेम, NCERT से। बदले में NCERT वो क्या देगी? सफलता देगी आपको, बदले में NCERT सफलता देगी आपको। उसके बाद बात की बात बाद में करेंगे, है ना। फिर कहानी पूरी बदल जाएगी यार, हीरो जो है वो सुपरस्टार बन जाएगा। अरे फिल्म में भी देखा आपने, हीरो जो है वो कुछ अच्छा कर गुजरता है, बस हीरोइन भी अच्छा कर गुजरती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि मतलब आई एम जेंडर न्यूट्रल बात कर रहा हूं आपसे, तो मैंने कहा मेरे लिए मैं हीरो बोलता हूं ना, मैं तो कमांडो को बोलता है। हीरो में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों शामिल है। आपको पता पुलिस में क्या होता है? पुलिस में जो है वो जो लेडी ऑफिसर होती है, जैसे मेरी सिस्टर ना है, वो भी एडिशनल SP है, तो उनके से मिलने स्टाफ आता है तो उनको सर बोलता है, मैडम नहीं बोलता। आर्मी के अंदर भी है, सर ही बोला जाता है। एक वो सर इज जेंडर न्यूट्रल वर्ड फॉर दी फोर्सेस, समझिए बात को। चलिए, तो अभी हम बातें अपने, मैंने कहा ना अभी हमारा प्रेम इसी सिंबल सेट के, इसी के बारे में बात करेंगे ना, ठीक। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया, तो NCERT ने क्या लिखा है इसके बारे में मैं तो आपको बता चुका अपनी कहानी। अब NCERT कहानी सुनते हैं। Every gene contains the information to express the a particular trait। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, तुम कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो उठ के। और हमें NCERT से प्रेम है तो हम इसको मानेंगे भी, इस बात को हमने कहा, बिल्कुल मान लिया हमने बात को, है ना। कोई जब किसी से प्रेम करते उसकी बात को विरोध नहीं करते ना, मान लिया हमने, ठीक है। इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन एज पेयर ऑफ एलील, बिल्कुल सही बात है, ये भी मान ली हमने बात। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, ये भी सही बात है, हमेशा होमोजाइगस जरूरी नहीं है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है ना, ठीक है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगोन व्हिच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील। अब यहां पर बात कहानी आई है हमारी वालिड के, हमने कहा यहां पर
कि पहले कभी प्रकृति में पहले केवल कैपिटल आर जीन रहा होगा जो राउंड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन कभी प्रकृति में ऐसे परिवर्तन हुए कि उस कैपिटल आर जीन के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, कोई ऐसा केमिकल आया, कोई ऐसा एजेंट आया जिसको हमने बोला म्यूटाजेनिक एजेंट, जिसमें उसके अंदर म्यूटेशन कर दिया, उत्परिवर्तन कर दिया, उसमें उत्परिवर्तन हुआ। अब उससे क्या हुआ, दो चीजें हो सकती है, या तो वो जीन जो है उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को मैं बदला हुआ, सुनिए बात, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, संभावनाएं क्या क्या है भाई, दुर्घटना है, म्यूटेशन इज ए प्योर एक्सीडेंट। क्या हुआ यहां पे, हुआ ये कि कैपिटल आर जीन में एक परिवर्तन ऐसा हुआ, एक ऐसा परिवर्तन हुआ उसके अंदर कि कुछ सीक्वेंस उसका बदला गया, लेकिन सीक्वेंस बदलाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। आप बोलोगे ये कहां पहुंच गए सर झट से, अरे भाई मान लो कई एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके लिए एक से अधिक जेनेटिक कोड होता है, कई एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके लिए एक से अधिक जेनेटिक कोड होता है, और जो म्यूटेशन हुआ था उससे डीएनए के अंदर वो जेनेटिक मैसेज बदला था जिसके बदलने पर जब कोड नया कोड बना ना तो वो नया कोड सेम एमिनो एसिड का बन गया। सपोज सीरिन का बन गया, प्रोलिन का बन गया, भाई पहले मान लीजिए ट्रिपल सी था वहां पे, ठीक है, अब वो CCA हो गया, कोड तो सेम ही रहा, वो एमिनो एसिड सेम रहा, कोड बदला गया, परिवर्तन तो हुआ, म्यूटेशन तो हुआ, पर वो साइलेंट हुआ, किसी को मालूम नहीं चला, केवल जीन्स के लेवल में एक परिवर्तन हुआ, लेकिन बात तो वही है, बात तो वही है, रिजल्ट वही है, तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब यहां पर म्यूटेशन हुआ, साइलेंट रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे में जो वैकल्पिक एलील बनेगा ना, वो आप उसको पता भी नहीं लगा पाओगे, आप उसका पता भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन दूसरी घटना घटी, जीन के अंदर एक परिवर्तन हुआ, म्यूटाजेनिक एजेंट ने चेंज किया, उसने कुछ सीक्वेंस बदल दिया, अब उसके बनने पे क्या हो रहा है कि प्रोटीन तो बन रहा है, एंजाइम तो बन रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ एमिनो एसिड बदला गए, और वो कुछ एमिनो एसिड के बदलाने से उस एंजाइम का एक्टिव ग्रुप, एक्टिव समूह जो होता है, जो उसका एक्टिव साइट होता है, उसमें परिवर्तन आ गया। अब एंजाइम बन रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो गए, तो इनइफेक्टिव एंजाइम बन गया। जैसे कि कैपिटल आर से जो एंजाइम बन रहा था वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम काम कर रहा था, स्मॉल आर से जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बन रहा है वो काम नहीं कर रहा है। दोनों एंजाइम बना रहे हैं पर दोनों के अंदर फर्क आ गया, एक्टिव साइट में परिवर्तन होगा, कुछ सीक्वेंस बदला गए, ये पॉसिबिलिटी। तीसरा एक पॉसिबिलिटी और भी है, जीन में हुआ म्यूटेशन, और जब म्यूटेशन हुआ उस पर नया जेनेटिक मैसेज बना, ऐसा जेनेटिक मैसेज बना जो स्टॉप सिग्नल कोडॉन बना रहा था, जिससे स्टॉप सिग्नल कोडॉन कोड हो गया। अब प्रोटीन चेन बनी नहीं, जीन में जैसे काम शुरू हुआ रुक गया बीच में काम, तो एंजाइम ही नहीं बनेगा, तब एंजाइम ही नहीं बनेगा, दैट अगेन जो परिवर्तन एलील तो है, जीन तो है, लेकिन जीन के अंदर सीक्वेंस ऐसा है कि वो एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी यहां पे म्यूटेशन होने पे, तीन पॉसिबिलिटी बताया मैंने, एक तो सेम एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी फर्क पड़ेगा, एंजाइम तो बनेगा लेकिन एंजाइम काम नहीं करेगा। तीसरी ये कि एंजाइम ही नहीं बनेगा, है ना। तो लास्ट की दो कंडीशन है ना, वो एलील क्रिएट करती है, वो एलील क्रिएट करती है, कैपिटल आर का स्मॉल आर हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब आप बोलोगे सर कैसे बताओ हमको, आपने कहा कैपिटल आर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बन रहा था, स्मॉल आर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बन रहा था, कैपिटल आर का स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम काम नहीं कर रहा है, स्मॉल आर का स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम काम कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लावर कलर की, तो कैपिटल आर से रेड पिगमेंट बन रहा था, स्मॉल आर से कोई पिगमेंट नहीं बन रहा है। आई बात समझ में, क्योंकि यहां पे एंजाइम सिस्टम एक बंद पड़ गया पूरा। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए क्या लिखा है इसमें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, माना हमने के, नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, 2 एलेलिक फॉर्म प्रेजेंट उसके, लेट्स एज्यूम as more common that the normal allele produce the normal enzyme, normal enzyme produce करता है। और इसको हमने क्या बोला, हमने कहा कि ये जो है वो नॉर्मल एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट S का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इसमें परिवर्तन करता है वो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो हमने कहा कि यदि इसका मॉडिफाइड एलील बनेगा, मतलब जो नॉर्मल एलील था, डोमिनेंट एलील था, उसका मॉडिफाइड एलील बनेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल इफिशिएंट एंजाइम बने। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा कि तो डोमिनेंट जीन के समान ही काम करेगा, इससे एक वैकल्पिक एलील नहीं बनेगा आपको। तो मैंने क्या कहा कि ये नॉर्मल इफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करे, ठीक है, मैंने कहा ये डोमिनेंट जीन के समान ही हो गया। या फिर ये नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर अल्टरनेट एलील बन गया, यहां पर अल्टरनेट एलील मिल गया हमको। ये नॉर्मल एलील है,
जो नॉर्मल काम कर रहा है हटके, या एंजाइम ना बने, ये भी अल्टरनेट एलिल हटके। तो मैंने कहा ये कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर हो सकते हैं, है ना बेटा, क्लियर। तो ये फंडा है। एंड डोमिनेंस के पीछे जो छुपी कहानी है ना, वो कहानी छुपी हुई है बायोकेमिकल लेवल पर। डोमिनेंस के पीछे जो कहानी छुपी हुई है वो जैव रासायनिक स्तर पर छुपी हुई कहानी है, क्लियर। देखिए, in first case the modified allele is equivalent to the unmodified allele, it will produce the same phenotype। तो इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाता है, मतलब इट बिहेव्स लाइक ए डोमिनेंट एलील, ये डोमिनेंट एलील के समान ही व्यवहार करता है, ठीक है। बट इफ द एलील प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, फिनोटाइप अफेक्ट हो जाएगा इससे। The phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele के जो unmodified allele है उसके ऊपर ही पूरा का पूरा करेक्टर अपने डिपेंड करता है के, या जिसके जो पूरा तरीके से काम कर रहा है। अनमोडिफाइड एलील जो होता है उसके समान ही वो काम कर, जो अनमोडिफाइड एलील है उसी का करेक्टर दिखाई पड़ेगा हमको। जो मोडिफाइड एलील है जिनके अंदर नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है या एंजाइम नहीं बन रहा है, वो उसका एक्सप्रेशन हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अनमोडिफाइड या फंक्शनिंग एलील है वो डोमिनेंट एलील कहलाएगा, ठीक है, और वो डोमिनेंट फिनोटाइप को बनाएगा। जो मॉडिफाइड एलील है जिसके अंदर एंजाइम डिफेक्टेड है या एंजाइम नहीं बन रहा है वो रेसिव एलील कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। द रिसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू दी, अब रेसिव ट्रेट क्यों दिखाई पड़ता है आपको, क्योंकि नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है या एंजाइम उसके अंदर नहीं बनता है। तो इसका एग्जांपल भी रखा है एनसीईआरटी में, बिल्कुल एनसीईआरटी है पॉइंट वाइज एकदम के। एग्जांपल भी है कि शीट शेप, राउंड और रिंकल जीन की बात करें तो कैपिटल आर जीन जो है वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। स्टार्च जो होता है वो राउंड से प्रोवाइड करता है। स्मॉल आर जीन म्यूटेंट जीन होता है, इट मे प्रोड्यूस द स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो कि काम नहीं करता है, या कई म्यूटेशंस होते हैं इसमें कि वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनते ही नहीं। दोनों पॉसिबिलिटी यहां पर हटके कुल मिलाकर ये कि स्मॉल आर एंजाइम स्टार्च को ब्रांचिंग एंजाइम को नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। शुगर एक्यूमुलेट होने लगता है रेंडमली, उससे रिंकल सीड शेप बन जाता है, क्लियर। देखिए आप, है ना। तो हम देख रहे हैं ये कि बायोकेमिकल लेवल पे क्या दिखाई पड़ा, वो कैपिटल आर कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, स्मॉल आर कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो हमें दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये हमने जो है जो हमारी जेनेटिक्स की जो हायर बुक से डॉब जॉन्स्की की बुक है, हम उस बुक का ही एक पैराग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि द रिंकल सीड म्यूटेंट स्मॉल आर ऑफ पी अरोज through the mutation of the gene encoding starch branching enzyme isoform 1 SV1 by insertion of the transposon like element into the coding sequence। तो अब ये तमाम जो बातें लिखी है, कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। निष्कर्ष ये है कि कैपिटल आर एलील में हुआ म्यूटेशन, उसके चलते जो है वो उसके अल्टरनेट फॉर्म बने जो स्मॉल आर बना है, जिसके अंदर तो एंजाइम डिफेक्टेड एंजाइम बनता है या एंजाइम नहीं बनता है, ठीक है ना बेटा। तो ये कहानी है जस्ट बिहाइंड दी डोमिनेंस की, डोमिनेंस क्यों। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये हुआ बेटा कि असल में जो है जो एलील जो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि असल इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये हुआ कि जो एलील कैपिटल आर था वो जितना एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था वो एंजाइम सफिशिएंट नहीं था कंप्लीट कन्वर्जन के लिए, ठीक है, कंप्लीट कलर पिगमेंट के प्रोडक्शन के लिए। इसलिए जब वो अकेला कैपिटल आर आया तो उसने जितना एंजाइम प्रोड्यूस किया उससे पिंक कलर मिला उससे के। लेकिन जब दो कैपिटल आर होंगे तो इतना एंजाइम प्रोड्यूस होगा, इतना पिगमेंट प्रोड्यूस होगा कि फ्लावर रेड हो जाएगा। भाई रेड को फेंड करोगे तो पिंक बनेगा ना। तो कुल मिलाकर बात है कि जो वहां पर जो व्हाइट का था वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा पे, वो म्यूटेंट जीन के कैपिटल आर जीन जो है वो जीन का इफेक्ट जो है वो अनमोडिफाइड एलील है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है वो उतना नहीं है जिससे रेड फ्लावर पूरा बन सके, पूरा पिगमेंट बन सके जितना चाहिए रेड फ्लावर के लिए, तो कम बन पा रहा है, इफेक्ट कम दे पा रहा है। तो उसको मतलब होमोजाइगस कंडीशन में इफेक्ट कुमुलेटिव होता है, जुड़कर इफेक्ट होता है, इसलिए रेड दिखाई पड़ता है। और हेटेरोजाइगस में क्या होता है, इफेक्ट कम दिखाई पड़ता है, इसलिए वो पिंक दिखाई पड़ रहा है फ्लावर हमको, ठीक है ना। चलिए, तो आज की कहानी जो थी वो डोमिनेंस के पर्दे के पीछे की कहानी थी, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोडोमिनेंस को देखेंगे, प्लेयोट्रॉफी को देखेंगे और आगे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट। तो अब देखा आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म क्या होते हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अभी हम। और हर एक चीज बेटा जो यहां पढ़ रहे हो ना, ये 100% एनसीईआरटी को कवर करता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है इस चैप्टर में बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इसलिए थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर जाके हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए कोई आलस्य नहीं करेंगे, खूब सारे एमसीक्यू लगाएंगे, डीपीपी को लगाना नहीं भूलेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online.
Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download BioMentors online app from Google Play Store.